अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? मैं हर रोज़ यही बोलती हूँ मुझे कुछ चेंज करना चाहिए वैसे, लेकिन खैर एक आदत डेवलप हो जाती है। हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं और ये चाहत हमारे अंदर कैसे पैदा होती है, हम दूसरों को देखते हैं। देखो उसकी लाइफ कितनी सेट है ना, कितनी प्लानिंग से चलती है। वो सुबह उठती है, फिर अपने सारे काम कर लेती है और शादी भी हो गई, करियर में भी सेट है, बच्चे भी बड़े अच्छे सेट है, वो मतलब अच्छे पढ़ाए हैं, कोई सेहत की प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरे लोग जब ये देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी को लेकर प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो आप उनसे इम्प्रेस होते हैं। जैसे कि मैं अपनी अम्मी से इम्प्रेस रही हूँ कि वो हर चीज़ में ये घरदारी भी तो करियर भी तो बच्चे भी, सबको टाइम देना कैसे कर लेती थी, पता नहीं उनके कैसे। बहुत सारे लोग बहुत सारे दूसरे और लोगों से इम्प्रेस होते हैं। अपनी अम्माओं से तो हर कोई हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जो हैं उनसे मैं इम्प्रेस होके अपनी बेसिकली ये सोचती हूँ कि देखो जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने प्लान किया, वही वो कर रही हैं। लेकिन आपको ये जो नज़र आ रही होती है पिक्चर, एक्चुअली पिक्चर कुछ और भी होती है। क्योंकि जो आप प्लान करते हैं और आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है प्लानिंग, और आप कहते हैं मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मगर खुदा ताला आपको इधर से उधर गलत या सही की तरफ, यानी जब आप गलत सोच रहे होते तो आपको आपकी सही की तरफ राग़िब कर देता है। आपके मोड़ मिस हो जाते हैं और रास्ते आपको लगता है कि आप भटक रहे हैं, मगर अल्लाह ताला आपको कहीं और पहुंचा देता है जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे काम आपकी ज़िंदगी में फंस जाते हैं और आपको लगता है, आप दुआएं मांगते हैं, आप सिजदे करते हैं, क्यों नहीं हो रहा, ये काम तो मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, ये हो ही नहीं रहा है। और जब आपका वो काम नहीं होता और आप दूसरा काम में हाथ डालते हैं जिसमें अल्लाह चाहता है आप हाथ डालें, तो आपकी ज़िंदगी एक यू टर्न लेती है और आप कहते हैं ये यू टर्न का तो मुझे पता ही नहीं चलता अगर मेरे खुदा ने मुझे वो सिग्नल ना दिया होता। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ अपनी ज़िंदगी के यू टर्न्स को लेके आपसे कुछ बात करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो काम ये फंसे हुए हैं और आप सिजदे कर कर के अल्लाह के आगे दुआएं मांग रहे हैं और वो हो ही नहीं रहा है, तो ये कोई सिग्नल है आपके लिए। ये कोई ऐसा सिग्नल है जो ये आपको सिखा रहा और समझा रहा है कि चीज़ों के पीछे मत भागो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। सब्र करो, इंतज़ार करो और इस लाइफ को एंजॉय करो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आज आपको बताया, हमारा टॉपिक है ज़िंदगी में यू टर्न। जब भी मिलता है किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है, या कभी कभार कभी आपको लगता है कि कोई बुरा वक्त आ गया है, लेकिन वो बेसिकली यू टर्न आपको अच्छी चीज़ की तरफ पहुंचाने के लिए होता है। तो हमारे पास इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हो एंजेलिन मलिक है, और मैं पहले इनकी नज़र उतार दूँ। थैंक यू। हमारे पास आई हैं ये सेहतयाब होने के बाद। बड़ी हमने दुआएं की हैं आपके लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे नजर आ रही हूँ? माशाल्लाह प्यारी। ये यू टर्न जो है आपको हेल्थ, खूबसूरती की तरफ ले गया इंशाल्लाह। और हमारे साथ हैं वनीज़ा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे यू टर्न्स आए। तो ऐसे लग रहा है कि वो गोल घूमे जा रही हूँ मैं यू टर्न्स में। मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं कहते नहीं यहाँ जाना चाहती हूँ, कहते नहीं। तो हाँ, है ना? वो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट है। और हमारे तीसरे गेस्ट है मोहसिन अब्बास हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और क्या? आपकी गिनती है कितने यू टर्न्स हैं जिंदगी में? मुझे ऐसा लगता है तगय्युर ही तो मुस्तकिल है। ओए होए, तो यहाँ लुगत लेकर आए हैं आप लोग सारे। बहुत अच्छी अपनी कॉपीज निकाल लें बस। हाँ, ये वाहिद मुझे लगता है ऐसे पंजाबी हैं जिनकी उर्दू बहुत ही कमाल है। कमाल जी। तो यू टर्न्स की शुरू करते हैं कहानी, और मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जी। पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आपका यू टर्न अभी वाला लेटेस्ट वो ज़्यादा पुराना नहीं है। सो यहाँ इस यू टर्न से शुरू करेंगे, जिस यू टर्न की वजह से आपने औरों को बहुत अवेयरनेस दी है। मैं तो सुस्त औरत हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैंने वो चीज़ें की हैं जो आपने जिसकी ताकीद की है अपने मैसेजेस में। नहीं खैर, वेल ऑब्वियसली मैं आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू व्हाट आई हैव बीन थ्रू, और मेरी तरफ से भी एक
I wasn't aware of so many things जो मुझे इस पूरे process जो मेरे साथ अभी I think it's been a year. I think last year December it was diagnosed and एक साल हो गया. मेरे ख्याल से एक साल में मेरी ज़िंदगी बदल गई है. मुझे लग रहा है कि जब मैं अपनी तस्वीरें कभी आती है ना आपकी मेमोरी में और मैं नज़र आती हूँ घुंघराले बालों के साथ, मुझे लगता है वो कोई और थी और मुझे लगता है मैं कोई और हूँ. मैं बिल्कुल बदल गई. मतलब कि मैं हूँ वही, मगर जो चीज़ें प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, पीपल, everything around my whole surrounding has changed. और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है. क्योंकि इसके बाद मैंने कभी अपने आप से पूछा भी नहीं एक दफ़ा कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है. मैंने कभी भी नहीं सवाल किया या फिर बोला कि मैं क्यों, या फिर डिप्रेशन में मैं बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक वजह से हुआ था. एंड इन फैक्ट इससे मैं अल्लाह के करीब आ गई. मैं भूल गई थी, मैं अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व थी. बजी शूट्स हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं, आज क्या होना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, कभी मैंने सोचा ही नहीं. मरने के बाद क्या होना है मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो ये जो चीज़ थी मेरे ख्याल से कि एक मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ थी. Obviously not. I don't want anyone to go through it, but I want people to be aware before they get into it कि इससे बचा भी जा सकता है. और it's time to open our eyes and realize कि ज़िंदगी एक है और वो बहुत प्रेशियस है. आपकी हेल्थ, सब कुछ, हेल्थ ही सब कुछ है. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. मेरे लिए एवरीथिंग हैज बिकम सेकेंडरी. माय हेल्थ, नेचर, people have changed for me. So it's been a learning. This whole 1 year has been a learning process for me, and I think कि जो मेरा पूरा जर्नी है, मुझे कभी किसी ने कोई डिप्रेस नहीं देखा और ना मैं डिप्रेस्ड हुई हूँ. आई रिफ्यूज टू बी डिप्रेस्ड बिकॉज इफ आई हैड गॉटन डिप्रेस्ड, इट्स लाइक यू हैव टू फाइट अगेंस्ट. तो सबसे बड़ी जो दवाई है वो आपका बिलीफ है अपने आप में, पॉजिटिविटी, अल्लाह में. वो सब बीमारी को निगेट करता है. आपको पता है जो ये एक साल आपने जो सोशल मीडिया पे आपकी चीज़ें आई, आपने वॉक की, आपने अपनी ज्वेलरी का शूट इस दौरान करवाया. मैंने आपको देखा जब वाजिद ने मुझे बताया आपका मेकअप वो कर रहा था और आपने अपनी ज्वेलरी के शूट, जो आप ज्वेलरी कब से लॉन्च करना चाह रही थी, मेरे पास ये आ रही थी, आपने वो सारी चीज़ें इसमें इस दौरान जो की, तो दूसरे लोगों को कितना मोटिवेट किया कि ये डिप्रेस नहीं है, ये अपने काम करिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रही है, हेल्थ का ख्याल रख रही है. और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट. एंड मैंने कभी थ्रू आउट, मेरा जब कीमो भी हो रहा था, सबने मुझे बड़ा डराया था कि जी कीमो में ये होगा तो वो होगा. मुझे कुछ नहीं हुआ. इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बिस्तर में नहीं पड़ गई. मैंने कहा मुझे वॉक करना है, मुझे अपने डॉग्स को वॉक करना है, मुझे साइकिल करनी है. तो all these things actually connected me more to life. Hence, it was easier for me to tolerate the chemo and the surgeries and everything. So अब देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपकी अलग-अलग ज़ाहिर है जब हम आपको बुलाने की कोशिश करते थे, आप बिजी थी अपनी कीमो में और अपने कामों में. सो वो अब जाके मुलाकात आपसे हो रही है. लेकिन मैं आपको फॉलो करी थी, कभी आपके इंस्टा पे, कभी कहीं और इंटरव्यू जो भी आपका आया ना, सो आपने उसमें बड़ी काम की कुछ ऐसी बातें बताई जो हर कोई नहीं बताता जो कैंसर से गुजरता है. आपने बताया था मैं चाहूँगी कि मैं वहाँ से इनिशिएट करूँ और आप आगे लिखे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर होता है तो आप भी थोड़े से डेंजर जोन में होते हैं. वो मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली जीन्स में होता है कैंसर, जो कि मुझे कभी पता नहीं था. जब मेरा पहली दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आप जेनेटिक टेस्ट करवाएं. मैंने कहा जेनेटिक टेस्ट होता है क्या? पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके घर में किस किस को कैंसर हुआ है. मेरे फादर को था, मेरे ताया को था, मेरे 2 कजन्स लास्ट ईयर के कैंसर से उनका इंतकाल हुआ है. तो हेंस दे टोल्ड मी टू गेट अ ब्रेका टेस्ट डन. A BRCA test is something which I think everyone should get done, even if you don't have cancer in your family, because at times, like वो मैनिफेस्ट करता है, कभी-कभार नहीं करता. कभी-कभी हाँ. अब ये चीज़ हमें पता नहीं है. अब क्या कहते हैं इस टेस्ट को? BRCA टेस्ट. BRCA. BRCA. I am BRCA1 positive. Okay. अगर ये टेस्ट मैं करवाती, let's suppose 2 साल पहले या 1 साल पहले, then I would have known कि I've got 60% chances of getting cancer. So I would have gotten a surgery done and removed my ovaries, because औरतों पे most likely ovaries में आता है या breast में आता है. Okay.
तो ये BRCA टेस्ट पॉजिटिव वो मेरी बहनों ने इसके कोई सिम्टम्स होते हैं लाइक के ओवरी कैंसर के कोई सिम्टम्स होते हैं कुछ ऐसा? 20% चांसेस हैं कि आपको टाइम पे पता चल जाए, अमूमन मुश्किल होता है। इसलिए ये टेस्ट जरूरी है। ओके, इसलिए BRCA टेस्ट एंड CA-125 का भी जो आपने मेंशन किया था उसका भी टेस्ट। ये किस चीज का टेस्ट होता है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्यूमर मार्कर। अच्छा, आपका ट्यूमर कितना है कि नहीं है। माई CA-125 नॉर्मली इट्स बिलो 35. ओके, माइन वाज 2020. I was like, you know, how did that happen? Right now it's 5. So now I have to keep checking. If it goes up, then obviously it's danger zone. तो आपको पता कैसे चला कि मुझे जाना है टेस्ट करवाने हैं? वो क्या आपको सिम्टम्स आए थे? देखिए, ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो ऐसे हैं जो आप नज़रअंदाज भी कर देते हैं क्योंकि पेट खराब होता है, स्वेलिंग होती है। आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन द स्टेट्स, सो आई थॉट ट्रैवल करते तो आपको स्वेलिंग होती है, आप फुल फील करते। बट जब मैं पाकिस्तान आई एंड इट कंटिन्यूड एंड इट वाज वेरी कैजुअल, इट वाज नथिंग मेजर। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय अल्ट्रासाउंड, I had a growth of 22 centimeters inside me, which I had no idea. 22 centimeters, that's like scary. Yes. And I had no clue. So it's so scary कि आप सबसे पहले आपने कदम उठाया अल्ट्रासाउंड करवाया? अल्ट्रासाउंड के करवाया जी। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर बाकी टेस्ट करवाया? फिर मैंने CA-125 करवाया जी। So ये यहाँ से शुरुआत। वो तो आप लकी हुई ना कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, वो नजर आ गया। Exactly. लोगों को तो पता भी नहीं चलता। And I was grade 3C, very close to 4. 4 is lethal. तो आपको कोई ऐसे सिम्टम्स फील हुए थे, इरेगुलरिटी थी पीरियड्स में या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको? देखिए, पहली बात ये कि नॉर्मली ओवेरियन कैंसर हैपेंस विद वुमेन हु आर अबव 40. सो वंस यू टर्न 40 यू शुड गेट रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स डन. एंड देन इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं, रैपिड वेट लॉस, रैपिड वेट गेन, कांस्टेंट पेट खराब होना, नोजिया, कांस्टेंट जो नहीं होती जी चीज़ें जो अमूमन वी इग्नोर इट थिंकिंग कि जी ठीक हो जाएगा, जी ये गोली हम खा ली, खुद से एंटीबायोटिक्स खा लिए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ आपके साथ हो एंड इट प्रोलॉन्ग्स, यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर। जो दर्द है वो बेसिकली एक अलार्म होता है ना, जो आपको दर्दें होती हैं उससे जी आपको आपकी बॉडी बताती है। दूसरी जो चीज़ है, इफ़ यू आर अबव 40 यू नॉर्मली मिस्टेक इट फॉर मेनोपॉज. Okay. That's where we go wrong. Okay. So at this age you should be very careful. And anything irregular, get yourself checked. Okay. So ये आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा U-turn है और बस अच्छा U-turn है। क्या कह सकती हूँ? ज़िंदगी पहले की जो थी उसमें क्या क्या खाती पीती थी, क्या डिसिप्लिन था ज़िंदगी में, क्या रूटीन था, और अब क्या है? देखिए, पहले तो मैं सोती थी 3-4 बजे रात को 3-4 बजे आराम से 12-1 बजे उठती थी अगर शूट नहीं होती थी। अब आई एम लाइक 12 बजे एंड 12 से 8 बजे की जो नींद है ना, दैट इज हीलिंग फॉर यू। यू नो, ये 4 से आप बेशक 2 बजे सो जाए। 10 बजे कहती हूँ, 10 बजे से 10 बजे बेटर, लाइक यू नो। सबसे अच्छी है कि आपका पूरा बॉडी जो है वो साफ। मैं तो 10 बजे सो जाऊँ, मेरी 3 बजे आँख खुल जाती है 6 घंटे बाद। which is fine, you see, वो बेहतर है, because like Angeline said कि आपकी जो क्लीनिंग हो रही होती है वो रात को ही अल्लाह मियां ने जो ये जो बॉडी एक सिस्टम बनाया हुआ है उसको साफ भी तो करना है। हम पूरा दिन अब्यूज करते हैं उसको, पूरा दिन उसको अब्यूज करते हैं, या तो हम तरीके से कर रहे होते हैं, हम अब्यूज करते हैं। और खाना पीना बहुत, आई थिंक मेजर फैक्टर। इस यू टर्न की वजह से खाने पीने में क्या चेंजेस हैं? खाने पीने का ऑफ द शेल्फ प्रिजर्वेटिव्स अ बिग नो, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप सब कुछ खा लेती थी, कोई पहले मॉडरेशन में, बट अगेन इफ यू नो योर BRCA1 then you'd be careful from day one what you eat. I was not. If I had known, I would have been more careful. So now चीनी तो बिल्कुल मतलब आपकी वजह से अवेयरनेस ये, क्योंकि हम सब कहते थे नहीं जो कैंसर है वो जीन्स वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन आपने ये बताया कि अगर
आपके है किसी को आबाओ अजदाद को, आपके पेरेंट्स में या आपके खानदान में, तो थोड़ा कॉन्शियसली आपको चेकअप कराने चाहिए बिल्कुल। कि आपको आपके अंदर भी नहीं, जिस तरह मेरी बहन, 2 बहनें मेरी, एक से तो आप मिली हुई है, लकीली शी वाज BRCA1 नेगेटिव, एक पॉजिटिव है, तो शी गॉट हिस्टेक्टोमी डन। अच्छा, तो बिफोर टाइम, जल्दी पता चल, बिफोर टाइम, तो उसमें ये कि फिर आपका you're safe then, आपने हिस्टेक्टोमी करवा लिया है तो आपको नहीं होगा। जैसे एंजेलिना जोली ने भी तो कराया ना, ब्रेस्ट का करवाया, उसके जीन्स में जो उसके जेनेटिक था। तो BRCA का टेस्ट कराना ज्यादा जरूरी है, C125 दोनों? BRCA, इफ आपके फैमिली में कैंसर है, केसेस हैं 2 या 3, देन करवा लेना चाहिए। और वो भी ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है? या ब्लड टेस्ट। ओके, मतलब लाइक आपने, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आम पब्लिक को भी पता चले। उसमें देखो बात चलिए, BRCA बेसिकली इट्स नॉट कॉमन इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, बट देन यू हैव टू गो टू सर्टेन हॉस्पिटल। आपने बताया था 60,000 तक का है BRCA एक जगह पे, लियाकत पे, जो मैंने पता किया है। बाकी बड़े अस्पतालों में 1.5 लाख भी है, 2 लाख भी है। अच्छा, ओके। तो लियाकत में C125 तो लाइक शायद 2-3 हज़ार का। अच्छा, हाँ, 2-3 हज़ार। मैंने ज्यादा पैसे दे नहीं, आप गलत जगह गई है। उन्होंने आपको देख के ज्यादा मान लिया। हाँ, ये भी तो एक मसला है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक साथ भी हो सकते हैं दोनों के? आपने एक दफा ब्लड ड्रॉ करवाया और आपने दोनों टेस्ट करवा लिए, है ना? इस तरह आप लेबोरेटरी में जाके अपना ब्लड ड्रॉ करवाएं और आप उनको बोलें कि हमें ये टेस्ट करवाना है। BRCA, क्या कहते हैं, BRCA? बस BRCA1 जेनेटिक टेस्ट। अच्छा। BRCA1, 2 2 जीन्स होते हैं। ओके। या तो ये BRCA1 पॉजिटिव लाइक आई वाज, और you BRCA2 और बोथ। So इसको you just got a genetic test. ओके, जेनेटिक टेस्ट करवा रहे हैं। Yeah. और C125 ये एक साथ करा रहे हैं? एक साथ। ठीक है, ठीक है, ओके जी। चलते हैं अगले यू टर्न की तरफ। विनी, आपकी बारी आ रही है। ये आपकी जिंदगी का पहला यू टर्न। मेरा ख्याल है मैं और ये इकट्ठे ही वो यू टर्न में थे। यू टर्न, इसको जरा बाद में यू टर्न आया, मेरा जरा पहले आ गया था। बाय द वे, एंजेलिन एंड आई हैव नोन एंजेलिन, मेरा पहला प्ले मैं इंडस्ट्री में आई थैंक्स टू दिस एंड जमाल साहब। हमने कास्ट किया था एज आवर लीडिंग लेडी। ओह, आई रिमेंबर। पहला ड्रामा था। I remember. And she was the producer. Exactly, yeah. It was like in that 3 decades almost. I don't remember how long. And नहीं अभी की बात है बहन जी। अभी की बात है। और 10 साल पहले की बात है। अभी की बात है। और मजे की बात हमारे बचपन की बात है। उस वक्त ना वो नखरे नहीं थे, तो she stayed at my house in my room. Yes. She was sharing room. आराम से हम सुबह उठते थे। आज भी नखरे नहीं है। नहीं एग्जैक्टली, बट नखरों की बात नहीं, मतलब कि उस वक्त हम लोग भी नए थे सारे, तो ये मेरे घर में थे, अम्मी पराठे बना रही है, सुबह शूट पे जा रहे हैं, यू नो ऐसा सीन था। जबरदस्त। तो फादर्स डेथ, ये आपकी जिंदगी का पहला यू टर्न? आप ये मेरी ज़िंदगी का पहला यू टर्न था। ऐसा हुआ कि जब मैं छोटी सी थी तो हम लोग बाहर चले गए, अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई तो हम डेनमार्क चले गए थे, फिर हम वापस पाकिस्तान आए, फिर ट्रांसफ़र हुई, जर्मनी गए, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा डॉक्टर बन रही थी कि मेरे दादा डॉक्टर थे, तो बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का, बायोलॉजी का वैसे ही मुझे बड़ा शौक था। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 39 माई फादर पास्ड अवे एंड ऑब्वियसली आई हैड टू कम बैक। वापस आई तो एडमिशन ज़रा लेट थे, लेट हो गई थी मैं, तो मैंने कनेड में एडमिशन ले लिया और फिर बाद में कभी मेडिकल स्कूल में मैं गई नहीं। तो हिज पासिंग अवे कि सोचा ही नहीं था कि यू नो आपको होता है वालिदैन बुढ़ापे में अगर जाएं तो फिर आप अपने बारे में ज़रा सोचते हो कि कुछ अकेले। सो वी वर लेफ्ट, माई मदर वॉज लेफ्ट विद बस 3 बच्चे छोटे छोटे से, मैं ज़रा थोड़ी सी बड़ी थी। तो ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, इसलिए कि कहाँ डॉक्टर बनना था और कहाँ आके 18 साल की उम्र में आके काम करना पड़ा। इसके माँ ने तो ज़िंदगी में काम नहीं किया था। अम्मी की शादी हुई थी जब वो 16 साल की थी, तो उन्होंने ना अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी ना कुछ। सो दैट रियली चेंज द, जो एक होता है ना कि एक आपका बचपन से एक यू नो यू लिव इन दिस फैंटेसी वर्ल्ड कि मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, वो सारा कुछ बदल गया। एंड उस वक्त फिर आप तो ब्रेड अर्नर बनना था ना आपने, फिर वो हाँ आपने अम्मी करना था। मेरी अम्मी के ऊपर इतना प्रेशर था, जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था, पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने फिर ऐसा काम किया जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मर्दों का उस ज़माने में 40 साल पुरानी बात है, 35 ईयर्स अगो, कि घर बना के उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट सो आई आल्सो थॉट कि वो उनको इसलिए आते होंगे कि वो अपने घर बनवाती होंगी, अपना घर बनाया था उन्होंने एक दफ़ा। लेकिन वो देखें ज़हीन है कि उन्होंने वो काम अपनाया जिसमें उनको अबूर हासिल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सो दैट वाज द फर्स्ट यू टर्न ऑफ माय लाइफ कि जो सोचा था वैसा अल्लाह मियाँ ने कुछ और उसका प्लान बनाया हुआ था, तो अडेप्ट। सो द पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी कि आपने बहुत कुछ सोचा होता है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो एक बेचारापन मेरे अंदर आना, लेकिन यूजुअली जब हम बाहर से वापस आए तो पूरे ख़ानदान का ये था कि हाँ इसकी शादी कर लो, इसकी शादी कर लो, इसलिए कि अभी स्कूल ख़त्म किया था मैंने और अम्मी की 16 साल की उम्र में शादी हुई थी, बाकी खालाओं की जल्दी शादी हो चुकी हुई थी, तो ये था कि नहीं बस अब इसको तो शादी कर दो एंड बेचारे यतीम ना, बेचारे यतीम। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, ये कोई बेचारापन नहीं है और मैंने कोई शादी नहीं करनी, इसलिए कि एक इतना आई थिंक इम्पैक्ट हुआ अब्बू के जाने का, बिकॉज ना कुछ पता था कि कल को कैसे कमाएंगे। मैं कॉलेज नहीं जा सकी, आई वॉज गोइंग टू द स्टेट्स टू स्टडी और ऑब्वियसली ना स्कूल की फ़ीस थी, तो वो जो अडेप्टेबिलिटी हुई कि नहीं अपने आप के अंदर जो स्ट्रेंथ अम्मी ने जानी अपने अंदर, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं हम कोई बेचारे नहीं हैं, ऐसे कि हर दफ़ा ना वो बोलने में भी हो जाता है और आपकी सोच में भी चीज़ हाय बेचारी, हाय बेचारे। तो माई सिस्टर एंड आई डिसाइडेड कि नहीं हम बेचारे नहीं हैं, वी आर गोइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ आवर लाइफ। वो अल्लाह की तरफ से हुआ, ये हमारा कोई कमाल नहीं था, लेकिन अल्लाह ही वो स्ट्रेंथ डालता है और वो ही तो बताता है कि तुम्हारे अंदर ये छुपा हुआ है, तुम पहचानो, एग्जैक्टली। जो हम स्टैग्नेशन हम सोच लेते हैं ना, जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हाँ। हमारी ज़िंदगी अब कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल थी, टू द पॉइंट के मेरी अम्मी जब हम वापस आए, मुझे अभी तक याद है कि एक वीज़ा लगाने के लिए या पता नहीं बिजली के बिल देने के लिए अम्मी को जब लाइन में खड़ा होना पड़ा ना, तो अम्मी रो रो के बुरा हाल, मैंने तो ज़िंदगी में ऐसी काम नहीं किया था, मेरे पास तो गाड़ी आती थी जहाज़ पे मुझे पिक करने के लिए। मैंने कहा एग्जैक्टली जो कंफर्ट जोन हमें लगता है, आप अपने आप को छोटा बना देते हो उसमें, बिकॉज आपको लगता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है करने की, और जब वो आपसे सब कुछ वो चला जाता है तो जैसे भी आपने बात की, अपने अंदर का स्ट्रेंथ निकल के आता है कि नो आई एम सो मच मोर देन जो आपकी सोच समझते हैं कि आप ऐसा हैं। बिल्कुल। एक छोटा बहुत कुछ कर सा सकते ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद मोहसिन आपकी बारी है, आपका यू टर्न सुनेंगे हम जिंदगी का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ज़िंदगी की यू टर्न्स, इन लोगों की यू टर्न्स है, लेकिन इनसे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे आज के शो में। और अब चलते हैं मोहसिन की तरफ। मोहसिन का पहला यू टर्न स्कूल कॉलेज में आया? स्कूल और कॉलेज में जो यू टर्न आए थे वो ऐसे थे कि एक तो मैं वो वाला यू टर्न पहले आपको बताता हूँ जो मैं अम्मा को तंग करता था कि मैं एक्चुअली हमारी गली जो थी ना, वो अम्मा दरवाजे पे खड़ी रहती थी और मैं स्कूल जाते हुए मुझे मैथ से बहुत उलझन है। हाँ। बहुत डर लगता था, तो जिस दिन मैथ का टेस्ट होता था ना, तो मैं इतने चक्कर काटता था उस गली के, इतने चक्कर काटता था कि अम्मा बेचारी देखती रहती थी दरवाजे पे खड़ी, आने दो तुम्हारे बाप को आज, आने दो तुम्हारे बाप, और मैं ना उनके हाथ आता था ना मैं स्कूल जाता था। सो वो जो एक लिटरल यू टर्न था वो तो मैंने बहुत लिया। वो तो आपने पूरा चौरंगी घूम ली ना। मैं घूमता रहता था कि मुझे मैथ से बचा लें बस। लेकिन यस, जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ से आज यहाँ पर बैठने तक का सफ़र वो मुझे लगता है कि वो वहाँ से शुरू हुआ था। इत्तेफाक से शाम गज़ल के नाम से कंपटीशन होता था वहाँ पे, और तब मैं ऑफिशियली सिंगिंग नहीं करता था, तब तक वो असम्बली में स्कूल के नहीं आप तराने पढ़ते, लपे आती है वो। सो वहाँ पर तब खबाज नया नया आया था, शफकत अहमद अली साहब का फ्यूजन बैंड का। अच्छा। सो वो उसका कहीं मुझे रट्टा लगा हुआ था। सो वो मेरे दोस्तों ने कहा, वो स्कूल कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर हम जीसी के गाया करते थे, तो वो उसने कहा कि हम ऑडिशन देते हैं, तो मैं चला गया। हाँ। और ये बात मैं पहले भी कह चुका, मुझे लगता था कि मैं गाना गाते हुए बहुत अजीब लगता हूँ, मेरी नाक फूलती है और तो मैं ना आंखें बंद करके गाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। सो वहाँ पर मैं गया और मैंने आंखें बंद करके गाना शुरू किया, और जब मैं तालियों से मेरी आंखें जो है ना वापस खुली, और फिर हुआ ये कि फिर मुख्तसर कि मैं एक कंपटीशन हुआ, वो मैं जीत गया, और फिर मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। फिर मुझे ये शर्म आती थी कि मुझसे ज़्यादा सीखे हुए जो हैं वो लड़के बाकी हैं और मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा और मैंने सीखा नहीं हुआ। सो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सीखना चाहिए, और फिर इज़्ज़त नफ्स का तकाजा ये था कि पढ़े लिखे माहौल में सीखना है, तू तड़ाक में नहीं सीखना, गाली गलोच में नहीं सीखना, बदतमीज़ी में नहीं, जो कि आम तौर पर हमारा एक अलमिया है कि इसी तरह सिखाया जाता है। तो फिर मैंने ढूंढा नापा के बारे में। यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कंप्यूटर पर बैठ के देखा कि कोई इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। तो तब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में वो खुली, और हम उसका सेकंड बैच थे आई गेस।
मैं, अली सफ़ीना और बाकी और लोग। सो फिर मैं पहली हिजरत मैंने वहाँ से की और वो मेरा यू टर्न था। आप म्यूजिक सीखने नेपा? एक्चुअली मैं म्यूज़िक सीखने कराची आया था। हाँ, हाँ। मगर उसके बाद फिर ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ दिया और इस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया। मैं इस शहर का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये हम जैसे कितने परदेसियों को अपने परों में छुपाए हुए है, जिसका नाम कराची है। मैं अभी हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं। इस्लामाबाद मेरा पसंदीदा शहर है, बावजूद इसके मैं कराची को मिस कर रहा होता हूँ। यहाँ की पेस, यहाँ का काम, यहाँ का रहन सहन, और फिर इस शहर की एक अलग वाइब है, इसका एक अलग स्वैग है। मतलब आप इस शहर में दाखिल होते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मुझे आज भी याद है, मैं आयशा भवानी स्कूल शारे फैसल पे है, वहाँ पर मैं रिक्शे से उतरा, सामने उसके FM 107 की बिल्डिंग है, वहाँ मैं गया ऑडिशन देने के लिए। और मेरा जो भी CV उस वक्त 2-4 चीज़ें थी यूनिवर्सिटी में जो भी किया था वो उनको बताया और वो उन्होंने खो दिया कहीं। तो मैंने एक दिन फिर ऐसे जैसे आप कॉल्स कर रहे होते हैं स्ट्रगल में, मैं वो आपने हाँ हमने सुना तो था, आप आ जाएं बस शुरू करें काम। हाँ वो भूल गए वो। इसी तरह फिर आइए चंडीगढ़ पे बड़ी जूतियाँ घिसाई मैंने, वहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर मैं गया और उनको एक OST चाहिए था किसी प्ले के लिए। वो मैं रातों रात इतना पैशनेट था, मैंने कंपोज भी कर लिया, लिख भी लिया और मैं अगले दिन पहुंच गया। मैंने कहा जी मैं आ गया। तो आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी पता नहीं उनके किसी ने वो किया तो उनका अप्रूव हो गया। अच्छा। उन्होंने लिखा। सो वो रिजेक्शन। और फिर मैं बड़े इस शहर में मैंने चक्कर काटे, पैदल फिरा, सब जो कुछ हम करते हैं स्ट्रगल में वो सब किया और बड़ी खुशी किया क्योंकि अपनी मर्जी से आए थे ना। इकलौते होने के बावजूद घर वालों को बड़ा हीरोइक मैं कह के आया, मैं खुद करूंगा जी, कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ करके देख लो। सो वो 5000 लेकर निकला था और YMCA जहाँ मैं रुका था जो नेपा के बिल्कुल करीब थी, उसका किराया ही 5000 था। तो मैं तो आमदनी 98 खर्चा रुपया में चला गया। बट अगर मैं वो यू टर्न न लेता कि मैं अपने घर वालों से ये जिद न मनवाता तो आज शायद मैं ये ना होता जो मैं आज हूँ। सो मैं अपनी उस मेहनत को या उस वक्त को हमेशा फ्लॉन्ट करता हूँ ताकि कोई भी शख्स उन्हीं सड़कों पे, अब जब मैं गाड़ी में गुजरता हूँ तो मैं कभी भी, मैं जब भी 107 की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ मैं यकीनन याद करता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं, जब मैं रात को 2 बजे शिफ्ट खत्म करता था तो उस वक्त कोई रिक्शा तक नहीं होता था यहाँ पे कि मुझे सुल्तानाबाद तक छोड़ दे, तो मैं पूरा वॉक करता था रात के 2 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी। 6 बजे तक नेपा में पढ़े, 6 बजे के बाद तो नहीं छिना कभी आपके? अच्छा ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है, जब मैं पहली बार आया कराची मुझे ये कहकर भेजा गया कि एक बड़ा और एक छोटा मोबाइल होना चाहिए जो कि देने वाला है भाइयों को। अब इत्तेफाक ऐसा है कि 20-22 सालों में अभी तक कोई भाई मेरे नहीं ऐसे कि जिनको 2 बजे चलता रहा है। इसका मतलब है बहुत लकी हो। माशाल्लाह। लकीली मेरा आज तक ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है। सो वो मेरा यू टर्न था। वो हिजरत जो थी, जो हरकत में बरकत है कि हम बात करते हैं ना, वो यकीनन वो थी कि वहाँ से जो मैं फैसलाबाद से कराची आया था, वो सबसे बड़ा यू टर्न है क्योंकि अपना शहर छोड़ के कहीं और जाना बहुत बड़ी मुश्किल। हम दोनों ने ये किया है। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, ये लाहौर से आई है। हम दोनों भी इसी तरह। मैं तो एक सूटकेस में आई थी, खाली सूटकेस, और सिर्फ मैंने सूटकेस में 7-8 साल सिर्फ सूटकेस में गुजारे, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ वहाँ हूँ। तो इवेंचुअली मैंने चीज़ें जमा करना शुरू की। गाड़ी नहीं थी, रेंट कार था मेरे पास। लाइक इवेंचुअली मैं अब तो यहाँ, अब तो मैं कराची आई हूँ, अब चीज़ें ले लो, अब इन्वेस्ट कर लो। बट लाइक यू नो कराची का यही है, कराची के शहर के, आई थिंक शहर से ज़्यादा लोग, आई थिंक इट्स द पीपल के जो ख्वाब देखकर आते हैं कराची में, जो आप न्यूयॉर्क के बारे में बताया जाता है, यू नो, या अमेरिका के बारे में पहले कहते थे, तो पाकिस्तान में हम कराची के बारे में वो कहते थे कि सारे इस्लामाबाद, लाहौर, जब काम करना है तो आप कराची करने आते हो। मुझे हमेशा से ऐसा भी लगता रहा, कराची आने के बाद मुझे ये एहसास भी हुआ कि कराची आपको भूखा नहीं सोने देता। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। कराची के पास ये गुर है कि वो आपको पहनने को भी दे देगा, खाने को भी दे देगा। और फिर यहाँ पर आने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़रूरियात महंगी नहीं होती, ख्वाहिशात महंगी होती हैं। कपड़े आपको ज़ैनब मार्केट से लेकर वहाँ पर बन कबाब की रेडी से आपको खाना पीना रहना सोना सब मयसर हो, और हर किस्म का इंसान भी, हर किस्म का इंसान मिलेगा। बिल्कुल। सो हम सब आप तीनों की हिजरत काम आई आप लोग। तीनों की कराची हुई। तो नेक्स्ट यू टर्न है पार्टनरशिप। जी 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 जी। मेरी उस तरह की कोई पार्टनरशिप तो नहीं थी। मैंने
जो मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक इन्वेस्टर थे। अच्छा, मैंने कहा क्यों क्या अज़दवाजी पार्टनरशिप की बात कर रही है? हाँ, सबको ऐसे ही लगा। हाँ, हम सब कहने लगे अभी ये बता रही हैं। बहुत बड़ा धोखा दिया कि यहाँ तक कि मैं बेसिकली वी वर वर्किंग इन पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट थी उनकी, मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी, माय सर्विसेज एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ENG, कैमरा वगैरह सारा कुछ मेरा ये इन्वेस्टमेंट था। तो पैसे आए वो लेके गायब। तो एक्टर्स को पेमेंट करनी थी, सारा कुछ। तो पैसे क्या उनके नाम पे चेक आया या क्या? जो हमारा जॉइंट अकाउंट था ना, उसी के नाम का, उसी बैंक में एक और अकाउंट खोल दिया। उसमें सारे पैसे गए। अब सारे एक्टर्स वगैरह सारे मेरे दोस्त थे। और ये पहले ही प्रोजेक्ट में कर लिया उन्होंने? ये या थोड़े अरसा एतमाद था? तो मैं भी ट्रस्ट में थी कि चलो चेक आपने उठा लिया, अपने अकाउंट में डाल दिया सारा कुछ। और उस वक्त बहुत सारे एक्टर्स हैं, दानिश तैमूर था, असफर था, सोनिया थी, हुसैन, सबने मेरा बहुत साथ दिया बिकॉज पैसे एक्टर्स के तो वो दे रहे थे। अब एक्टर्स के पैसे नहीं आ रहे। मैं तो बड़ी प्रॉम्प्ट हूँ। लास्ट डे ऑफ शूट मैं क्या चेक लो जाओ, मुझे फोन मत करना। तो तुमने किया है मेरे साथ काम। वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स। एग्जैक्टली। मैं तो कहती हूँ आई डोंट वांट एनीवन टू कॉल मी फॉर दैट चेक। आई मेक अ पॉलिसी, लास्ट डे ऑफ चेक यू हैव इट, डोंट कॉल मी टू से हाय हेलो बट नॉट फॉर योर चेक। तो ये सारे सबने बड़ा साथ दिया। उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी बेचने पड़ी जो इवेंचुअली मैंने फाइनली कराची में आके खरीदी थी, टू पे ऑफ पीपल बिकॉज आई फेल्ट बैड। आई केम टू जीरो अकाउंट, नथिंग, एंड डिप्रेस थी मैं ऑब्वियसली कि करना क्या है, आगे से किराया करना है, ये करना है, वो करना है। समीना अहमद आई मेरे घर, जो मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं। कहने को जी मैरियट में एक वो हो रहा है, जॉन हॉपकिंस जो है, दे कॉलिंग प्रोड्यूसर्स टू पिच फॉर अ फंडेड थिंग। मैं कहा यार कहाँ वो प्रोडक्शन हाउस, कहाँ मैं, चलो आगे मुझे पिक करने के लिए ले दे। चलो कि सारे आए हुए थे, 50 पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स। चली गई। अगले दिन समीना अहमद का फ़ोन आया, कुछ पिच करो, ईमेल एड्रेस ये। मैं कहा समीना मुझे कौन देगा, दिस एंड दैट, कर तो लो। मैंने एक वन लाइनर मेरे पास था, एक हेल्थ रिलेटेड था बेसिकली, माइंड वाज ऑन चाइल्ड मैरिज। मैंने भेज दिया ईमेल करके। उसके बाद फ़ोन आया जी के 2 लोगों को सिलेक्ट किया, एक सुल्ताना आपा और एक मुझे। मैं कहा व्हाट? तो वो जो है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह जब दरवाजे बंद करता है ना, तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। और मेरे साथ हमेशा ये हुआ है। मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ज़ीरो पे आई हूँ, पे अल्लाह मियाँ कुछ ना कुछ खोल देता है मेरे लिए। अभी भी देखिए मैं बताऊँ, मेरे इंजेक्शन लगता है हर 21 दिन बाद, जो कि 3 लाख का है। मेरी जो दवाइयाँ हैं महीने की, वो मैं बताऊंगी तो आप हैरान होगे। मेरे जो भी सेविंग्स हैं वो जारी मेरे ट्रीटमेंट में। कैंसर इज़ नॉट चीप, द ट्रीटमेंट इज़ नॉट चीप, बट देन गॉड इज़ ओपनिंग डोर्स फॉर मी एंड आई बिलीव इन अल्लाह। आई बिलीव कि अल्लाह ने हमेशा मुझे एक डार्क कॉर्नर में और मुझे एक कॉर्नर में डाला है, मगर मुझे निकाला भी है। तो ये एक अजीब, मैं कहती हूँ ज़िंदगी जो है ना बड़ी अजीब है। आपको एक सेटबैक मिलता है एंड देन यू कम आउट स्ट्रॉन्गर, यू कम आउट स्ट्रॉन्गर ईच टाइम। दीज आर ट्रायल्स, लाइक यू नो, एक सेटबैक आता है, एक डाउन फेज आता है, बट इफ़ यू, आई जस्ट से डोंट गिव इन, क्योंकि अल्लाह अपने सख्त इम्तिहानात अपने सबसे बहादुर फौजियों को ही देता है ना। बिल्कुल। एंड इट्स अमेजिंग। आई एम सो, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ, आई एम ग्रेटफुल फॉर बोथ। जब अल्लाह मुझे इतना कुछ दे रहा था तब मैंने उस वक्त नहीं सवाल किया कि मैं क्यों। तो जब बुरा होता तो मैं क्यों सवाल करूँ कि मैं क्यों। बिल्कुल। तो क्या बात है, वाकई ज़बरदस्त। कुछ आपकी बातें सुन के ना मेरे कुछ हो रहा है। वो नहीं है एकदम बटरफ्लाइज, या मुझे नहीं समझ, मैं उस फीलिंग को नहीं बता सकती, लेकिन वो जो असर कर रही होती है ना बातें, वो वाली मुझे फीलिंग डेवलप हो रही है। दिल को जाके रखती है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से फिर शुक्रगुजारी पैदा होती है। बिल्कुल। जब आप दूसरों की बातें सुनते हैं, आप कहते हैं अल्लाह शुक्रिया। जैसे अभी ये बता रही थी ना, वो मैंने एक कोट पढ़ी थी जिसका मफहूम ऐसा है कि जब आपके पास कोई 10,000 प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में और फिर आप बीमार हो जाते हैं और फिर आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, आपकी हेल्थ, आपकी सेहत, बाकी वो प्रॉब्लम्स आपकी वो सेकेंडरी हो जाती है। वो लगता है वो तो प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। क्योंकि वो सारा हमने इधर बनाया होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती है। वो कौन सी एक हदीस है
कि किसी प्रॉफिट से पूछा गया कि अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी सेहत, बिकॉज सेहत एक वाहिद चीज़ है जो आपकी, बाकी तो प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो हम समझते हैं कि हमें बेहतर गाड़ी होनी चाहिए या बेहतर घर बिल्कुल, हाँ, होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, दोज आर डिजायर्स, बिल्कुल, बल्कि वो चाहते हैं, वो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन सेहत ओहो, और वो आपके हाथ में है। हाँ, वो आपके हाथ में, वो किसी और की वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से, और उसी को हम सबसे सेकेंडरी लेते हैं। बिल्कुल, गलत चीजें खाने से, गलत डिसिप्लिन से। वनीजा जी कह रही थी ऑफर भी के क्योंकि हमें मिल गई है ना, मिल गई है, बिन मांगे बिन कहे मिली हुई है, तो हम उसको तब तक फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक वो हमारे हाथ से सरकना नहीं शुरू कर देती है, और फिर हम अचानक ऐसे से करते हैं ये क्या हो रहा है। अल्लाह याद दिलाने के लिए, जैसे उसने कहा याद दिलाने के लिए, तो अल्लाह ये लेकर आता है आपके ऊपर के हे मैं भी हूँ इधर, आई होल्ड द थिंग इन माय हैंड। बिल्कुल बिल्कुल, वो अल्लाह दिखाता है। हाँ, गॉट इल आपकी जिंदगी में भी जी। एक ऐसा यू टर्न आया जो इन्होंने पहले कभी बताया, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त जब यू टर्न आया था तब इतना लोगों को पता नहीं चला था। हाँ, इसलिए कि मैं ज़रा उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, और मैं जब बीमार हुई तो ऐसा ही था कि मुझे लगता था कि मैं तो इनविंसिबल हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, मुझे क्या होना है, और बड़ा काम कर रही थी मैं, 18 घंटों की शूट्स और ट्रैवल कर रही थी, और बड़ी मेरी वो जो कहते हैं ना टाइड में, आई वाज फ्लाइंग हाई, और बड़ा अपने आप में कि मैं, तो अल्लाह ने कहा अच्छा मैं तेनू दसना मैं कहाँ से आया। तो मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, एंड आई थॉट वो जेट लैग की वजह से कि मैं पेरिस में थी, फिर मैं एक फैशन पाकिस्तान आई, एक फ़ैशन शो करने के लिए मलेशिया गई, फिर एक फ़ैशन शो करने श्रीलंका गई, फिर पाकिस्तान आई, फिर ट्रैवल किया, क्योंकि ऐसा था कि 2-2 दिन एक जगह पे ना वाव अपने आप को समझ रही थी। सर में दर्द नहीं मेरी ख़त्म हो रही थी, तो यहाँ आगा खान गई, उन्होंने कहा जी आपका कोई नर्व प्रेस हो रही है। 2 हफ्ते गुजर गए, सर में दर्द इतनी होने लग गई कि मुझे चीज़ें ना नज़र आएँ, और मैं चीज़ें भूलना शुरू कर दी कि मुझे अपना नाम ही ना याद रहे। तो फिर पता चला अल्लाह मियाँ उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दें, एक जगह पे मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी नौकरी के लिए, तो मैं इंटरव्यू पे पहुंची नहीं, एक दफ़ा नहीं पहुंची, दूसरी दफ़ा नहीं पहुंची, तो एक साहब है अली महमूद साहब, उनकी सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया कि आप आई नहीं, एक नया चैनल शुरू हो रहा था उस ज़माने में, सन टीवी के नाम से। तो मैंने कहा मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आपने पिछली दफ़ा भी मुझे ये बोला था। तो जब उन्होंने अपने बॉस को जाके बताया अली महमूद साहब को, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने, इट्स अ फेमिलियर स्टोरीज, लेकिन उनके ख़ानदान में ऐसा हुआ। तो उन्होंने डॉक्टर जुमा उनको मेरे घर भेजा, इसलिए कि मैं तो बिस्तर से नहीं निकल सक रही थी। उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा आपको तो मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस मैं बता देती हूँ क्या होता है, गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहा जाता है, इट्स इन्फेक्शन जो आपके ब्रेन में हो जाता है, आपका ब्रेन स्वेल अप मिलके वो सूजना शुरू हो जाता है, तो यू कैन हैव अ ब्रेन हेमरेज एंड डाई। 99% चांसेस होते हैं मरने के और 1% चांस होता है बचने का। तो बस मैं हॉस्पिटल में गई तो पता चला मेनिंजाइटिस है, तो उसकी दवाइयाँ जब खा ही रही थी, हॉस्पिटल में थी, तो मेरे लिम्फ नोड्स सारे सूजने शुरू हो गए। तो अल्लाह ने बचाने वाली बात होती है कि जब वो टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा ये तो हमें कैंसरस सेल्स मिले हैं, और वो 0 स्टेज जिसको कहा जाता है कि अभी शुरू ही हुआ था, मे बी द मेनिंजाइटिस ने उसको ट्रिगर ऑफ किया। तो मुझे पता चला कि जी मुझे लिम्फोमा मुझे कहा गया। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो यू टर्न ऐसे आया कि मुझे लगता था कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो शाहीन सईद जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, जब समझ नहीं आ रही थी लिम्फोमा और मेनिंजाइटिस नहीं पता चला था, तो उन्होंने ना मुझे एक स्पिरिचुअल एक हीलर थी, उनके पास नर्सरी में कहीं मुझे शाहीन ले गई। तो वो आंटी के पास जाके मैं साथ बैठी, तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी बेटी को उस वक्त कहा कि जी बेटा वो फ्रिज के ऊपर, अभी तक मुझे याद है, फ्रिज के ऊपर जो किताब पड़ी हुई है वो उस बच्ची को ला के दे दो। वो किताब जब मैंने देखी तो उसके ऊपर लिखा था कैंसर की दुआएं। तो मैंने कहा नहीं आंटी मेरे तो सर में दर्द है, मुझे ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा नहीं बेटा ये पढ़ लेना तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। तो जब 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कहा लिम्फोमा, मैंने तो वो किताब ढूंढी, मैंने कहा अच्छा इसलिए किसी को नहीं मैंने बताया हुआ था। मैंने कहा चुपके से सब, मेरी एक बड़ी बीमारी है मेरे अंदर कि मुझे लगता है ये चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं मेरे कि मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ। तो ना मैंने अपनी अम्मी को बताया, ना मैंने दोस्तों को बताया, किसी को नहीं बताया सवाए मेरे भाई के। तो वो मैंने किताब देखा तो वो रुकिया था, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया।
एंड उस वक्त मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ी दुआएं मेरे लिए की और सब कुछ हुआ। एंड अ मंथ लेटर जब मैंने अपना टेस्ट कराया, हालांकि मुझे वो उन्होंने दवाई दी थी, माशाल्लाह उन्होंने कहा नहीं हमसे गलती हो गई है, आपके अंदर कोई कैंसर नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। सो आई एक्चुअली थिंक कि इट इज़ द बीमारी का एक और तरीका अदर देन कीमो जो मेरे दिमाग में उस वक्त था बिकॉज ऑफ द दवाई के दुआ में बहुत हीलिंग पावर Exactly. है। द बिलीफ जो आपका फेथ है ना अल्लाह में और उन अल्फाज में। सो फिर मैंने बाद में अब आके रिसर्च किया जो साउंड रेजोनेंस है, मतलब कि जो आप बोलते हो, स्पेशली कुरान की वो जो आयतें हैं, जब आप बोलते हो आप करते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए वो हीलिंग पावर्स हैं। इवन जब हम करते हैं, जब हम बोलते हैं और हमारे आवाज़ निकलती है ना कि जब हमारा ये जो कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड है, जब ये हिलता है तो वो दिल को, वो आपके पूरी सिस्टम को हील करता है, आपकी बीमारी ख़त्म करता है वो आपकी बॉडी के अंदर से। तो मुझे तो लगा और मेरी ये बिलीफ है कि वो मेरी दुआओं से वो जितना भी जो भी कैंसर था, मैं बिकॉज आई डेंट हैव टू गो थ्रू कीमोथेरेपी और एनीथिंग बिकॉज इट वाज लिटरली स्टेज 0 उन्होंने कहा था मुझे। लेकिन देखिए किस तो तरह मेरा पता खत्म चला हो गया। आपको, बिल्कुल, मुझे कैसे पता एक छोटे से चला? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम इन तीनों के यू टर्न्स तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी हम ब्रेक के दौरान ये बात कर रहे थे कि कोविड जो है वो दुनिया का यू टर्न था। बिल्कुल सब कुछ बदल गया। जबरदस्ती वाला यू टर्न था जो आजकल हमारे को मिल रहा है। मैं कोई भी मेन रोड के ऊपर जाती हूँ तो जबरदस्ती सीधा वो फास्ट लेन में चलते चलते एकदम यू टर्न आ जाता है। तो कोविड वो वाला यू टर्न जो आपको पता नहीं चल रहा था कि इधर जरूरत नहीं थी हमें यू टर्न की, लेकिन अच्छा ये क्या है, मामू से अब्बू तक का सफर? ये यू टर्न थोड़ा तकलीफ दे है, ऐसे कि बीइंग द ओनली सन, मैं शायद इसी शो पर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हर गुजरने वाले की कब्र में मुझे ही उतरना पड़ता था। सो 10 मुहर्रम की सुबह थी और हम फैसलाबाद घंटा घर में वॉक करते हुए जा रहे थे अजान सुनने के बाद, और मेरे एक मामू थे जो सबसे छोटे थे, वो थोड़े हेल्दी थे तो वो पीछे चल रहे थे और मैं उनके साथ चल रहा था और उनको हार्ट अटैक हुआ एंड आई वाज टू यंग टू हैंडल दैट। सो सबसे पहला वो, उसके बाद फिर एक और मामू, फिर अम्मा, फिर बेटी, फिर अब्बा, यू नो। तो ये एक जो पूरी सबके लिए आपको ही उतरना पड़ा कब्र में उनको। एग्जैक्टली। सो वो जो एक तरतीब रही है, वो मेरा ये मानना है कि आप जब सुबह घर से निकलते हैं और आपके साथ अगर दोपहर में या उससे अगले ही पहर कोई ऐसा वाकया, सानेहा हादसा हो जाए तो आप वो शख्स ही नहीं रहते जो सुबह घर से निकला था। सो आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त कोई भी यू टर्न आ सकता है, और किसी के चले जाने के बाद जो यू टर्न आता है वो सबसे बड़ा, जैसे वनीज़ा सी फरमा रही थी कि अब्बा के जाने के बाद जो जिम्मेदारियाँ थीं, जो एक पावर शिफ्ट होता है या जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होता है जिसके लिए आप तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है माँ बाप कहाँ जाएंगे, वो तो हमारे साथ ही हैं, वो तो नहीं। तो उसके लिए बच्चे कभी भी तैयार नहीं होते। और फिर मेरे लिए आज तक बैलेंस करना मुश्किल है कि अम्मा अब्बा, यतीमी या अपनी औलाद को खोने में से तकलीफ सबसे ज़्यादा क्या है, मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर पाया। लेकिन ये सब कुछ मिलाकर जब मैं देखता हूँ तो तकलीफ दे तो है। हादसे होते ही रहते हैं, मगर ये हादसे एक ज़रा सी ज़िंदगी में इस कदर कैसे हुए। सो बट फिर वो अंजलिन जी वाली बात है कि आप गिला नहीं कर सकते, और किससे करेंगे, क्योंकि जो राइटर है हमारा, जो लिखारी है हमारा, उसने इतना खूबसूरत लिखा हुआ है सब कुछ कि जो जिस वक्त जिसे जाना चाहिए था वो उसी वक्त गया है। ना उस पर हमारा कोई जोर था, ना अब है, ना हमारे अपने जाने पर होगा। सो मैं एक ज़िंदगी में फिर एक टाइम आया कि जब स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं आप में, वो कहीं ना कहीं वो पौधा लगा ही होता है आप में, बस उसको आप कब मालिक की तरफ से अता का पानी मिलना शुरू हो जाए और आप करमाए जाएं, वो वक्त मुतय्यन होता है।
सो जब वो वक्त आया तो तब मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जब मेरा तवक्कुल मजबूत होना शुरू हुआ खुदा पर, और जब फिर मैंने एक्चुअली, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैं एक टाइम आया कि जब मैंने अपने आप को यूँ पीछे एग्जैक्टली छोड़ ही दिया कि ये पकड़े, फिर जब होगा वही जो तेरी चाहत है और तू थका देगा मुझे उसमें जो मेरी चाहत है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। सो फिर मैं एक एक दिन करके जीना शुरू हुआ और एक एक पल करके जीना शुरू हुआ, और फिर मैंने कहा ये संभालें खुद ही, आपका है तो आप खुद ही संभालें, मुझे क्यों टेंशन दी हुई आपने। उस दिन के बाद से जो सुकून है ज़िंदगी में, उस दिन के बाद जो लुत्फ़ है ज़िंदगी में, कि अव्वल अक्सर पूछा जाता है ना इंटरव्यूज़ में हमसे कि कुछ कोई रिग्रेट है आपको, कुछ बदलना चाहें, अरे हमारी औकात क्या है कि हम बदलें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जाकर पीछे, क्योंकि जो हमारी कहानी लिखने वाला है उसने इसी तरह की लिखी थी, इतनी खूबसूरत लिखी हुई है कि मैं पीछे देखता हूँ मुझे कोई गिला कभी नहीं होता कि ये क्यों किया, लाइक व्हाई मी, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे ये आता है आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, बस ठीक है, ऐसे ही था, ऐसे ही लिखा ऐसे लिखा था। हम किरदार हैं, आपने हमें निभाने को दिए हुए हैं, आपकी चाहत थी आप पहचाने जाएं। हमारा असल काम तो यही था ना कि हम आपकी इबादत करते रहें और आपको सराहते रहें और आपको पूछते रहें और आपके सामने सरबसजूद रहें। सो हम उससे जब जब हटे हैं ना, हम तकलीफ़ों में गए हैं। तो जब जब हम उस जगह, उस मकाम पर माथा टेके रखेंगे, सुकून रहेगा। उसके अलावा फिर दुनिया में जो मर्जी आप करते रहें, दुनियावी और दीनी ज़िंदगी को बैलेंस करना, ये भी एक कमाल है। वो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है कि उसको बैलेंस कैसे करके चलना है। सो जब जब आप फितरत के अगेंस्ट जाना शुरू होते हैं, तब तब आपको वो खींच के यहाँ से वापस लेके आता है। ओए कहाँ जा रहा है, इधर। सो और वो भी मुझे लगता है खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनको वो कॉलर से पकड़ के दो थप्पड़ मार के कहता है जिन पे नजर होती है। सो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर गुनाह के बाद आपको सजा मिलती है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप पे नजर है, ना कि आपकी रस्सी ढीली छोड़ दी गई, जा और कर ताकि तेरी किताब जरा भरे तो सही, तो चित्र अच्छे पढ़े ऊपर आ। तो अगर फौरन सजा मिल रही है ना, इत्मीनान में आ जाए और अगली बार ना करने की कोशिश। और वो सजा भी एहसास दिलाती है ना। बिल्कुल, गलती का एहसास ही तब होता है जब सजा मिलती है। सजा मिलती है, एग्जैक्टली। ब्रदर इन लॉज डेथ, ये आपकी जिंदगी का एक यूं है। जी, he was very young. हाँ, He died in a car accident. अच्छा, आपकी बड़ी बहन मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड। हाँ, lovely human being, lovely person, and he left behind. बेटा 2 साल का था, बेटी 5 साल की थी। बहुत छोटे बच्चे। तो उस वक्त तो लगता था कि ज़िंदगी रुक गई है और बच्चों का होगा क्या। पहला सवाल तो ये होता है बच्चों का हो गया क्या। हाँ, मगर अल्लाह मियाँ भी कमाल करता है। अब बच्ची जो है शी इज़ इन टर्की, शी इज़ स्टडीइंग देयर, शी इज़ डूइंग हर बैचलर्स, बेटा's इन अमेरिका। वो अगेन यू नो अल्लाह ने इतने दरवाजे खोले बच्चों को। अब जब मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं हाय यतीम, सब ने बड़ा बोली बात, बच्चों का क्या होगा क्या होगा। अल्लाह गॉड इज़ अमेजिंग, वो संभाल लेता है, लाइक यू नो। सो मेरे लिए वो एक सेटबैक था। फिर वही एक उसी बेसिकली उसके कोई 9 महीने पहले मेरे अब्बू का भी इंतकाल हुआ था। और मेरे ख्याल क्योंकि जो मेरा बिगेस्ट फियर था वाज losing my father for the longest, even though he was fine and this and that, but then when it happens you are not ready. And I think बाप और माँ का जो जाना है ना, that nothing is bigger than that. और आप उसके लिए कभी तैयार नहीं हो, आप कभी तैयार नहीं हो, आप किसी के लिए कभी नहीं तैयार हो। या बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हो, माँ बाप, बहन भाई, यू नो, मियाँ बीवी, आपकी इजाज़त से, अंजलीन जी की इजाज़त से, अभी जो ये फरमाई थी उनके बारे में, अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में और जिम्मेदारियाँ और जो बच्चे छोटे, उस पर एक नज़्म अगर आप इजाज़त दें, एक छोटी सी एक नज़्म है मेरी, वो मेरे जहन में आ गई। तो मैं उसका उन्वान ही ये है, लाश। और ऑलमोस्ट हम सभी उससे शायद रिलेट कर पाएंगे। अपनी लाश को कांधा देते सोच रहा हूँ, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। बूढ़े बाप के झुकते कांधे, बहन के सर में बढ़ती चांदी, माँ की आंख का दारू कब से ख़त्म पड़ा था। अंधेरा अब भूल भुलैयाँ और कड़ी कर देगा उस पर, रोज़ उलझेगी रोज़ गिरेगी, फिर मुझको आवाज़ भी देगी। मारने वाला भूल गया था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। बेटा बाप का जूता पहने बाबा बाबा चीख रहा था, बेटी माँ का भीगा आंचल मुंह में डाले चूस रही थी। चारपाई के नीचे एक संदूक के अंदर ख्वाब छुपा रखे थे मैंने। एक आवाज़ उठी पहलू से, अंधेरे से पहले पहले दफनाना है, जल्दी कर लो। मेरे चाहने वाले आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते। कब्र में डाल के सूफी बोला, बंदा दिल का अच्छा था, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो सारे मट्टी डालो। आखिर में
निमटा के मुझको एक ज़रूरी काम की मानिंद लौट गए सब, और मैं अपनी कब्र की मिट्टी सीधी करते सोच रहा हूँ, कितने काम पड़े थे बाकी, कितने काम अधूरे थे। Very nice. आज ये रोंगटे खड़े करने आए हैं आप लोग हमारे। Oh my हाँ, God. मैं तो हैरान हूँ, तुमने ये कहाँ से सब कुछ सीखा? Your Urdu, your language, the way you speak, it's amazing, you know, and lovely. और लाइक पढ़ने का तरीका, पढ़ने का क्योंकि वो तरीका। शायरी तभी दिल में उतरती है जो नज़्म feelings के साथ कि जो जिस तरह पढ़ी जाए। Exactly, yeah. सो वो मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा उस पूरी जनरेशन को जिससे आपका ताल्लुक़ है, ज़िया मुहिउद्दीन साहब से। अब मैं जब जिस कॉलेज का मैं जिक्र करता हूँ वहाँ पे हमारा जो ऑफिस हमें नहीं, दिया पहले गया वापस आ जाओ जी, हमारे को क्यों कहा ज़िया हाँ ये वही मैं सोच रही हूँ। मैं बताता हूँ, मैं आपको इसकी वजह He बताता had हूँ। a supervision. Let He me meant tell कि you हम guys, let me tell you guys कि आप लोगों ने एक्चुअली जो मैं We were lucky enough to work with him. Exactly, yeah, That's what I'm yeah, saying. हाँ, That's what I'm saying. हाँ. कि आप और वो जो एक जनरेशन थी पूरी कि जिसने हमें अच्छा टेलीविजन दिखाया है, अच्छा सिखाया। वक्त दिखाया है, अच्छा तलफ्फुज़ सिखाया भाई है। ये लोग बहुत बात के हैं। एक ना हम लोग हमने उनसे सीखा। हमने सीखा हम उनसे, खुशकिस्मत लोग हैं कि जिन लोगों ने अभी की जो जनरेशन है शायद उसमें वो उनको अगर आप कुछ बताते हैं तो नॉर्मली वो ऑफेंड भी हो जाते हैं अगर आप उनको कोई तलफ्फुज़ उनका सही कर दें कि गलत नहीं है, गलत है। सीखना जो आपने कहा कि मैंने कहाँ से सीखा, मैं जीसी यूनिवर्सिटी में बैठकर कंप्यूटर पे ज़िया साहब की वीडियोस देखा करता था। फैसलाबाद में बैठा एक लड़का कि जिसके तलफ्फुज़ में या जिसके लहजे में वो झोल आना चाहिए था, जो पंजाबी लहजे जो है, जब आप पंजाबी में बात करते हैं। हैरान इसीलिए होती हूँ मैं क्योंकि आप जब आप फिल्मों में भी आए और कहीं आपको पंजाबी बनना होता था तो आप जिस तरह बोलते थे लगता था कि आपका लहजा है ही ऐसा। सही। तो मैं इसलिए हैरान होती हूँ कि जब ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये पूरी एक जनरेशन है, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब को सुन के, अशफाक अहमद साहब को सुन और के। मैं ये बोलूँगी जो आजकल की जनरेशन जो है, जिस तरह बचपन मेरा बाहर गुजरा था, जब मैं यहाँ आई तो मुझे उर्दू अब नहीं आती थी, तो मैंने सीखी। मगर जब मैं इस काम में आई तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी उर्दू में कैसे ठीक करूँ? तो अम्मी ने मुझे मंटोरामा पकड़ाई उर्दू में कहते हैं ये पढ़ो। लिटरली 2 साल मेरे पास मंटोरामा और फैज़ ये सब किताबें थी और साथ में इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी थी, बिकॉज डायरेक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये इतनी अच्छी बात क्योंकि अगर एक्टर गलत बोल रहा होगा तो आप ही तो दुरुस्त करेंगे उसे। यहाँ पे गुजारिश करूँ कि एक्टर्स गलत बोलते हैं, गलत अशार पढ़ते हैं, गलत तलफ्फुज़ के साथ बोल देते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ तो जब डायरेक्टर को ही नहीं पता कि बाहर है बाहर नहीं है तो क्या उसको दुरुस्त करवाएगा? फिर दूसरी चीज़ इसमें सबकी कोताही शामिल हो जाती है जब वो ऑन एयर गलत चला जाता है, कोई भी शेर या लफ्ज़। तो बड़ा ज़रूरी है जो आजकल के एक्टर्स को मैं बोलती हूँ कि आप किताबें पढ़ें। जी बिल्कुल। आप इसमें चुगताई पढ़ें, आप पर ना कुछ लिटरेचर है, आप एक्टर कैसे बन सकते हैं इफ़ यू डोंट नो दीज राइटर्स। तो सुन लीजिए, मैं आसान कर देता हूँ, जो आप कह रही हैं टाइम किसके पास, तो सुन लें। मैंने सुन के सीखा है। मेरे पास अगर वक्त नहीं था तो मैंने रील्स का सिर्फ टाइम है उनके पास, और विनी जैसे लाइक मेरी नजर कमजोर है तो मैं पढ़ने से ज्यादा मैं सुनने से सीखती हूँ। मुश्किल होती है फोन पे या आईपैड पे या किताब पढ़ने में, मुझे उसके चक्कर में फिर आप क्या पढ़े ही नहीं, सीखे नहीं, तो जरूरी है। ओके जी, छोटी बहन की डेथ कार एक्सीडेंट में, तो हम सब जब हम उसी की बात कर रहे थे तो वो यही होता है कि जब कोई आपकी ज़िंदगी से जाता है तो जाना तो सारों ने है, दैट्स वन ट्रूथ जो कि आप बदल नहीं सकते कि कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन मुझे उसने ये एहसास दिलाई कि वो भी 25 साल की थी, इसकी वाली स्टोरी से ज़्यादा करीब है कि एक्सीडेंट हो गया और वक्त से पहले जो कहा जाता है, लेकिन वो वक्त से पहले नहीं होता। मैंने ये रियलाइज़ किया, लेकिन मैं उस खोज में चली गई उसके जाने के बाद, कि वो सबसे छोटी थी कि कहाँ जाती है रूह, कहाँ जाती है। सो आई थिंक इशा के जाने की वजह से उसका जो ज़िंदगी का मकसद था वो उसने पूरा किया, इसलिए कि मैं जो ये मुझे पता चला थ्रू कुरान पढ़ने के बाद और बहुत सारे स्कॉलर्स को सुनने के बाद कि जो हमारी रूह होती है वो कहीं से आती है और फिर चली जाती है। ये तो दुनियावी जो जगह है, ये जो दुनिया जो है वो तो एक लम्हे के लिए हमारी एक टेस्ट है, आजमाइश है, इसलिए वी गो थ्रू ऑल ऑफ दिस कि अल्लाह मियाँ ने रखा हुआ है कि जो
इतनी बड़ी यूनिवर्स है, अब पता चल रहा है साइंस को कि जो हमारी जो गैलेक्सी है वो तो एक छोटी सी गैलेक्सी है और उस तरह की ट्रिलियंस हैं। अल्लाह के जहान मतलब कि एक अमेजिंग चीज़ है। और उसमें से इंसान वो भी जैसे एक रेत नहीं होती उसका जर्रे के भी हम जर्रे हैं। हम उस जर्रे के अंदर से भी एक छोटी सी चीज़ है, चूंटी से भी छोटा हमारी औकात है अगर देखा जाए तो। वो तो हम थोड़े टाइम के लिए आए हुए हैं। सो उसका जाना मेरे लिए ये हुआ कि इट ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड एंड आई रियलाइज कि जी जो इंसान का मकसद होता है ना, जो आपका पर्पस होता है, जो सोल पर्पस होता है, जैसे कि आपकी रूह से पूछा जाता है कि क्या आपने इस दुनिया में जाना है, इन माँ बाप के पास पैदा होना है कि नहीं होना, और वो जो आपका सोल पर्पस होता है जब वो ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह मियाँ जो एक्चुअल लाइफ है, जो उस रूह की एक्चुअल लाइफ है, वो उसके लिए वो बरज़ख्स चली जाती है, इंतज़ार में करती है कि मैं अपनी अगली ज़िंदगी में करूँ। तो दैट्स आई थिंक वो जो लेसन मेरे लिए था, हमारे पूरे ख़ानदान के लिए था, वो झटकाना और वो यू टर्न लेना, इसलिए कि मैं भी अपनी एक अगेन उस ज़िंदगी में गुजरी थी कि मुझे क्या, मैं बीमारी से भी बच चुकी हूँ, मैं इससे अब भूल जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं अपनी औकात, अपना वो कि मैं अब मेरे अंदर मैं आ गई फिर से कि मैं। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम कुछ नहीं, कि जो तो इट ब्रॉट मी अगेन, ग्राउंडिंग हुई मेरी, मुझे एहसास हुआ और एक तरीके से मैं अल्लाह के मज़ीद और करीब हुई। और मेरी वो जो खोज थी कि मैं अपना पर्पस पता करूं, जो कि हर एक के दिल में होती है, लेकिन हम उसको अगेन भूल जाते हैं, इसलिए कि हम अपनी रूह और बॉडी को ना एक अलग बीइंग समझते हैं कि ये एक अलग चीज़ है, बल्कि एक कनेक्शन ही नहीं होती, हमें सिखाया ही नहीं जाता बचपन से कि एक रूह भी है। तो वो आई थिंक इट ब्रॉट मी क्लोजर टू दैट। हर किसी की ज़िंदगी में इस तरह के यूटर्न्स आते हैं जिससे अल्लाह से और नज़दीक कर देता है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले बताती चलूँ आपको कि ARY ज़िंदगी में चल रहा है एक ऐसा शो जो कि पाकिस्तान का पहला गोल्ड सेविंग शो है, गोल्ड सेविंग शॉपिंग शो है, जो कि हर घंटे के 15 मिनट पहले चलता है। और लाइव शो में शॉपिंग करें, सेव गोल्ड करें और मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। सोना खरीद लो, ले ले सोना, सोना ले लो, सोना ले लो। कल मुझे बड़ी मजेदार चीज पता चली सोने के बारे में। ब्रेक पे गए कि नहीं? अच्छा, बड़ी सोने के बारे में मजेदार चीज पता चली कि एक सोना एक वाहिद चीज है जो वो डिस्ट्रॉय नहीं आप कर सकते। मतलब कि आप दूसरी चीजें करें वो मेल्ट होके कुछ और हो जाएगी, लेकिन सोना एंड इट प्रीडेट्स अर्थ, मतलब कि वो दुनिया से नहीं है। सोना कहीं गैलेक्सी स्टार से, जब वो बिग बैंग हुआ था, जब अल्लाह ने वो कौन फया कौन कहा था, तो वो किसी स्टार से, किसी प्लैनेट से सोना दुनिया में आया है। इससे अच्छा कमर्शियल नहीं हो सकता था। आप खरीद लो सोना। आप तो ऐसा ही है। सोना ऐसी चीज है कि इट इज नॉट फ्रॉम अर्थ। हाँ, वो कहीं और से ये अभी गेस्ट बुला रहे हैं आपको अपने शो पे। आप यहाँ से उठ के वहाँ जाइए। एंड इट इज द ओनली थिंग, क्योंकि आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसको मार देंगे ना, वो फट के फिर भी वो सोना ही रहेगा, वो वेपराइज नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं। इट इज द ओनली थिंग जो आप हाथ से पकड़ सकते हो और रह सकता है, और वो सोना सोना ही रहेगा। बहुत खूब। हाउ अमेजिंग इज दैट। एक्चुअली जागे और सोना खरीदें, सोना खरीदें, वरना कोल खरीदें और कोल को प्रेशराइज करके वो भी बन जाते हैं ना, डायमंड भी बन जाते हैं। ब्रेक पे चले जाओ भाई, क्या करूं, किस पश्तो में बोलूं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इन लोगों के यू टर्न्स सुन के शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट पैदा हो रहा है ज़िंदगी में कि हम लोग क्यों कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को कि देखो उसके पास वो है, उसके पास वो है और हमारे पास नहीं है। सो जो आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। विनी ने एक लास्ट बात जो रह गई हमारी, जो आप बता रही थी ईशा के जाने के बाद, यू टर्न वाली चीज़। हाँ, कि यही हम ना जो वैल्यू नहीं करते, जो हमारे पास यही बात कर रहे थे, रिश्ते जो हैं, वो मैंने अपनी बहन के जाने के बाद रियलाइज़ किया कि जो आपके करीबी रिश्ते हैं, लेकिन आपने दुनियावी जो चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, वो तो आप छोड़ के चले जाना है।
और आपकी क्या चीज़ें याद रहती हैं? वो ये नहीं याद रहती कि वनीज़ा अहमद किस गाड़ी से निकली थी या कपड़े कौन से पहने थे, कि बाल उनके कितने अच्छे डाई हुए थे कि नहीं हुए हुए थे। इखलाक, प्यार, जो कनेक्शन होती है, तो इंसान बना ह्यूमन कनेक्शन के लिए। वो कनेक्शन जो है ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब वो सच्चा होना चाहिए। जैसे इनको अपनी बीमारी में अभी हम ब्रेक में पता चलता है कि आपको पता चलता है कि आपके करीबी जो एक्चुअल दोस्त हैं या एक्चुअल दोस्त भी नहीं कहूँगी, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो बल्कि वो रैंडम। I became closer to my family, my sisters, my brother, they came forth and जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि goodness attracts goodness and like you know आपके पास जिस तरह अगर आप कोई जैसे हमें वसीलों की बात कर रहे थे, अगर आप लोगों के लिए वसीला बने तो फिर अल्लाह आपको भी देता है। वो कहते हैं ना आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो कहीं गैब से आपके साथ अच्छा होगा। ये यूनिवर्स आपको दोबारा वापस पलट के देता है। बीमारी ने कुछ ऐसे लोग who came forth जिनका मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, तो वो अल्लाह ने भेजा। तो जिस तरह पर्पस की बात कर रही थी आपके, एवरी पर्सन कम्स इनटू दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्पस, एवरी पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ फॉर अ पर्पस। एब्सोल्युटली। एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस, वेदर इट्स गुड और बैड, एंड वो बंदा पर्पस करके चला जाता है। सो इवन इफ यू लूज समवन यू शुड नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज वही पर्पस फुलफिल करके वो बंदा चला गया है। माय ब्रदर इन लॉ हैड अ पर्पस इन लाइफ, he fulfilled it and he left, and we should be grateful that we had that in our lives rather than cry about losing it. खूबसूरत चीज थी, अल्लाह ने हमको, अल्लाह की गिफ्ट थी और उसने वापस ले ली। बिल्कुल। और ले नहीं ली मतलब कि वो कहीं और अपनी आसपास चले गए। जो रहने वाले हैं उनके लिए है कि आपका, तो इसलिए जो अटैचमेंट है टू थिंग, चीज़ों से अटैचमेंट आप ना लें और अच्छा करें। इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो ईशा ने मुझे सिखाया, जो कुरान में बार बार लिखा हुआ है, हम हैं एनर्जी, जो हमारी सोल है। अल्लाह ने आदम में वो फूका, रूह फूकी, वो क्या है? वो एनर्जी है ना, उसको हम यूनिवर्स कह रहे हैं अंग्रेज़ी में। अब वो खुदा ही है ना, अल्लाह ही है ना। उसने रूह फूकी, वहाँ जैसे हमें फूकी, और उसका एक सोल पर्पस था और वो अब सोल पर्पस चला गया। तो अब जो वो एनर्जी हमारे अंदर है, अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे, मीनिंग अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, इसलिए कि हमने एक चीज़ सोचनी है जो साइंस अब बता रही है, मैं नहीं कह रही है, साइंस बता रही है, हमारी सोच इलेक्ट्रिकल है। एक इलेक्ट्रिकल करंट है, बज़ करके हमारे दिमाग में वो इलेक्ट्रिकल करंट आता है। और हमारा जो दिल है वो मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेट है। जिस तरह दुनिया में मैग्नेट है ना, ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पे खड़े हो जाते हैं, हमारा दिल भी मैग्नेटिक है। और जो हमारे अंदर से हमारी आंखों को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारे अंदर से लाइट भी निकलती है। अगर आप तार लगाएं ना तो लाइट बल्ब चमकना शुरू कर जाएगा, ऑन हो जाएगा। वी आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स। और वो जो एनर्जी की फील्ड है ना, वो ऐसे जाती है, वो दिल, दिमाग, ये इधर से ऐसे करके जाती है, हमें नज़र नहीं आ रही। जब आप अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे, वो मैग्नेटिक फील्ड और लंबी होगी और बड़ी हो जाएगी, जिसको हम अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। और जैसे सोचोगे, जो वो सोचे हैं, वो मैग्नेट उसी की चीज से मैग्नेटिक। तो अगर कहते हैं ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बुरा सोचो तो बुरा होगा। अच्छे लोग भी आएंगे, सेम ऑरा के लोग भी आएंगे। इसकी भी एनर्जी है, इसकी भी एनर्जी है, इसकी भी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी है। सो अगर मैं बुरा सोचूंगी और मैं हसद करूंगी और मैं जेलस होंगी और मैं चीट करना चाहूंगी, तो मेरी लो वाइब्रेशन रहेगी। तो जो उस एनर्जी का एक साउंड भी है जो कि हमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो वाइब्रेशन आवाज़ आती है। वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। जब आप छोटा गंदा सोचते हो तो करके वो गंदा सा लो वाइब्रेशन है। और अगर आप अच्छा सोचते हो, जब आप काइंडनेस, अपने अच्छाई दिखाते हो, तो वो हाई वाइब्रेशन है, वो ऊंची, वो बड़ी बड़ी वाइब्रेशन जाती है, वो ऊंची जाती है। और पता है इसमें ज़रूरी बात पता है क्या है? क्योंकि अक्सर इफ़ यू आर फेसिंग समवन विद नेगेटिव एनर्जी, यू गिव अप। Do not give up. Your energy can affect them and change them. जैसे अगर मैं their energy can also, अच्छा, मैं इसको आसान अल्फाज में मासिस की ज़बान में अगर समझाऊं, जैसे आप कहते हैं कि किसी बुरे आदमी के साथ आप हैं और आप उसके साथ बुरा नहीं करते, आप उसके साथ अच्छा करते जाते, इन दी एंड वो आपके साथ अच्छा करने लगता है। यानी आप ये कंटेजियस है चीज, आपकी वाइब्रेशन ज्यादा है तो वो बदल जाता है ना। अक्सर आप नहीं कहते, बहुत रिलेशनशिप होते हैं ऐसे मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, लेकिन थोड़े अरसे बाद दोनों की बहुत बनने लगती है। उसकी रीजन है कि आप उसी की तरह हो जाते हैं।
जिसकी वाइब्रेशन ज्यादा है। Exactly, yeah. बिकॉज दे हैव फाउंड आउट कि पहले सोचा था कि मोहब्बत लव की वाइब्रेशन सबसे हाई है, बट अब पता चला है लव की नहीं है, ऑथेंटिसिटी की है। कि आपको अल्लाह ने जो बनाया था, अगर आप वो एक्सप्रेस करो दिल से और अच्छे दिमाग से, बल्कि साफ सुथरे तरीके से, तो वो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है व्हेन यू आर ट्रू टू योरसेल्फ। सो ये मैंने ईशा के बाद ये चीज़ सीखी कि बी ऑनेस्ट, अपने आप से सच बोलें, डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी दैट यू आर नॉट। पहले तो अपने आप को जाने कि आप हैं कौन, सबसे पहले। और रिश्तों के अंदर इन्वेस्ट करें, चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट ना करें, यू नो। और अपने आप को एक हायर लेवल, कि अल्लाह ने हर चीज़ अच्छी बनाई हुई है। अल्लाह की कायनात में कोई चीज़ बुरी नहीं है। अल्लाह की क्रिएशन बुरी नहीं हो सकती। हम पैदा बुरे नहीं हुए हैं। वो हमारी सोचें और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें नेगेटिव, जो शैतान आता है वो भड़काता है। तो वो कहाँ है? वो यहाँ है। इट्स योर, आपका ब्रेन है, आपकी माइंड है, माइंड, दिल नहीं है। दिल साफ होता है, लेकिन जो थॉट्स आती हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट्स आते हैं, जो गलत नेगेटिविटी आती है, वो आपके दिमाग से आती है। तो एक अंग्रेजी में इसको लफ्ज़ को कहते हैं ट्रांसम्यूट किया जाए, कि जो कि बुराई भी हो रही है, अगर आप उसको चेंज करके उस बुराई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो तो वो आपको बेहतर कर सकती है, यू नो। मैंने ये बेसिकली तो हम मोहसिन की तरफ चल रहे हैं, और मोहसिन का करियर का एक टर्निंग पॉइंट, ना मालूम अफराद। तब हम लोगों को पता चला कि मोहसिन कोई है भाई, ना मालूम अफराद के थ्रू। कि अच्छा, सच्ची बात है, मुझे तो आप ना मालूम अफराद से मैंने आपको जानना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले मैं काफ़ी कुछ कर रहा था। हम एक शो करते थे जिसमें हम मुख्तलिफ गेटअप्स में आते थे, 4 मैन शो के नाम से। फिर हम जियो पे करते थे, BNN करते थे। लेकिन चूंकि हम अपनी असली शक्लों में नहीं आते थे तो लोग पहचानते नहीं थे। मुझे बहुत से लोगों को ये गुमान हुआ कि मैं शायद मज़ाकरात से पहली बार टीवी पर आया। और उसके बाद फिर मैंने खबरें भी पढ़ी हैं वैसे तो, लेकिन उसके बाद फिर मुझे याद है कि नबील और मैं, जिन शोज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, नबील और मैं एक ही चैनल में काम किया करते थे, नबील कुरैशी। तो हम, उसके पास बहुत से आइडियाज़ हुआ करते थे तब भी, और वो अक्सर कहा करता था कि नबील पहले इधर भी काम करते थे, मैंने भी उनके साथ काम किया। तो वो प्रमोशनल नॉर्मली मूवीज़ या प्रोमोस वगैरह वो बनाते थे। सो तो हमने भी बड़ी खाक इकट्ठा सानी, मगर तब पता नहीं था कि सिरा कहाँ से पकड़ना है, फिल्म बनेगी कैसे, आइडियाज़ थे। तो उसी दौरान मुझे लाहौर से कॉल आ गई और मैं चला गया मज़ाकरात पे। और फिर वन फाइन डे नबील की मुझे कॉल आई कि ओए तुझे पता है हम कर रहे हैं फिल्म, आजा। मैंने कहा मैं अभी ये शो कर रहा हूँ और ये वो सारा। सो उसने कहा कि फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई है और मैंने उनको कन्विंस किया, और जो रोल है वो एग्जैक्टली तेरे लिए है, वो पंजाबी बॉय का है और इस तरह में। ओके, सो फिर मैं मज़ाकरात के बल्क में शोज़ रिकॉर्ड करके पहुंचा कराची, और फिर हमने वो फिल्म की। और किसी को नहीं पता था कि नबील भी इतना अच्छा डायरेक्टर फिल्म का हो सकता है। नबील के बारे में मैं ये बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ कि वो उन चंद डायरेक्टर्स में से हैं जो होमवर्क करके आते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए, मास्टर में कितना चाहिए, क्लोज में कितना चाहिए। वो उन डायरेक्टर्स में से नहीं है जो ड्रेन कर देता है पूरी कास्ट को भी, DOP को भी, ENG बॉयज को भी, जैसे खड़े हैं बेचारे कि हाँ पूरा सोलो लेंगे, पूरा 2 शॉट लेंगे, पूरा मास्टर लेंगे, यू नो। तो उसका होमवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपको पता भी नहीं चलता कि कब सीन खत्म हो गया। जो उसको चाहिए था वो मिल गया, मैं अच्छा कर सकता हूँ, नहीं मिल गया मुझे। So, आप ये नामालूम अफराद आपके टर्निंग पॉइंट? मेरा एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर मुझे बहुत से लोगों ने पहचानना शुरू किया कि ये लड़का कौन है, ये तो फहद मुस्तफ़ा हैं, ये जावेद शेख साहब हैं, ये क्या है, ये कौन है, ये पोस्टर पे ये कहाँ से है। तो उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ था। एक्चुअली मुझे आज भी याद है, सलमान शाहिद साहब ने, लेजेंडरी सर सलमान शाहिद साहब के साथ मैं सीन कर रहा था। गोगी भाई का उनका रोल था, गैंगस्टर बने हुए थे। सो वो जब कमरे में दाखिल होते हैं दरवाजे से और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, और जैसे वो सीन खत्म हुआ तो उन्होंने पलट के फिजा को कहा कि ये लड़का कहाँ से ढूंढा तुमने। That was the point, man. I was like, यार, you know, ये आपके। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टर्निंग पॉइंट में जहाँ जाहिर है कि अल्लाह ने वो सारे वसीले बनाने होते हैं, तो उन वसीलों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। नबील और फिजा तो हैं ही, जावेद शेख साहब और फहद मुस्तफ़ा साहब ने जिस तरह मुझे खुलकर खेलने दिया,
वो भी बहुत मैटर करता है कि आपके को एक्टर्स आपको किस तरह से स्पेस देते हैं बिल्कुल परफॉर्म करने की। और यहाँ पे शायद ये इरेलीवेंट है, लेकिन मुझे एक बड़ा अंजलिन का एक बहुत इंटरेस्टिंग जुमला है मेरे बारे में, वो मुझे अक्सर याद आता है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। हम उष्णा और मैं आपके एक सीरियल था, मिनी सीरीज थी ना, मिनी सीरीज थी, वो कर रहे थे। तो मेरा शायद कोई वो एज एन एक्टर मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कैसा मुंह बनाता हूँ, वो इनको पता, यानी हाँ मोहसिन का सोलो कर लो, आके मोहसिन वो कर दूँ करके कर दो। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ ना ऐसे करता हूँ आगे ना, आओ सोलो कर दूँ करके। साकिब मलिक उनके साथ मैं फिल्म कर रही थी बाजी, तो आई वाज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, तो उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया ना। अब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मैंने कहा ये रोल कौन कर रहा है? कहता है नहीं अभी मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा ये रोल तो मुझे पता है कौन कर सकता है, एक ही बंदा है। तो कौन? मैंने कहा और क्या काम किया है, क्या काम किया है, क्या बात है। और बल्कि वो फिल्म जो थी वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे साकिब भाई ने जब कहा भी था, आपने भी साथ ही पिच किया था, तो मुझे कहा गया था कि ये मीरा की फिल्म है और आमना इलियास साहब हैं इसमें, और ये इसमें ये लड़के होंगे। अब चूंकि मैं एज एन एक्टर ऐसे सिनेमा को बहुत सराहता हूँ कि ऐसा सिनेमा होना चाहिए जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिसमें आर्ट भी नजर आए, तो वो मेरे लिए वो पैरेलल सिनेमा के थोड़ा सा करीब भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो उसमें, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था। वो किरदार से ज़्यादा मुझे लगता था कि वो जो प्रोजेक्ट एक बन रहा है ना ओवरऑल, वो बहुत मजे का था। तो बाजी एक और मुझे याद है कि कुछ कभी कभार ये तुम लाइनें जो बोल रहे हो स्क्रिप्ट में नहीं होती थी। एक ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, दोबारा वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आज इन सब के जिंदगी के यू टर्न्स पे बात करें। मेरी जिंदगी में भी एक यू टर्न आया और वो ये हुआ कि मैंने एक्टिंग से शिफ्ट मारी होस्टिंग में। मजबूरी का नाम शुक्रिया। और ये तो पूरी कौम ने देखा फिर कि वो कितना बढ़िया शिफ्ट था। और वो मुझे नहीं पता था कि ये जिंदगी में कभी मेरा यू टर्न आएगा। मैं तो एक्ट्रेस थी, तो ऐसा होता है, कुछ आपको पता नहीं होता। बड़ा डिप्रेशन होता था, हाय कि मॉम गिल्ट होती थी, काम करती थी, एक्टिंग करती थी। तो आपने मेरे साथ ही बड़ा काम किया याद है शुरू के दिनों में। हाँ नहीं, आपके साथ जो काम किया तो तब मेरे बच्चे हो गए। हाँ या तो वो आप मेरे बाद आई हैं फील्ड में। जी बिल्कुल। हाँ, और फिर जब एक दफ़ा मेरी बेटी थी, मैंने आपके साथ काम किया था, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी कि मैं बच्चे देखूं तो काम करूं, क्या करूं। सो अब मेरा ये यू टर्न है। अब चलते हैं आपके यू टर्न की तरफ, जो कि आपकी अम्मी का इंतकाल, मदर्स डेथ। जी बेसिकली मेरी जो माँ का इंतकाल था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज इट वाज ए सर्जरी दैट वेंट रॉन्ग। तो शी हैड ए हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कि डॉक्टर ने गलत की थी। दोबारा हिप डिस्प्लेस हुआ, सर्जरी हुई, दोबारा डिस्प्लेस हुआ, सर्जरी हुई। मगर मैंने जो चीज़ की, मैंने ये केस आई टुक इट टू नेशनल मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट पे मैंने केस दिया एंड आई वॉन द केस बिकॉज वो मेरी टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मेरे 4 साल मैंने सिर्फ इस केस को लड़ने में लगाया, ये सोच के लोगों ने मुझे बोला कि आपकी अम्मी तो गई, अब क्या फ़ायदा। मैंने कहा नहीं, दूसरों के मुझे करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर की बेटी हूँ। तो मुझे पता है कि एक डॉक्टर पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक ज़िंदगी को हल्का नहीं ले सकते। तो मेरे लिए ये केस लड़ना ज़रूरी है। बेशक मैं हार जाऊँ, आई डोंट केयर। जीत गई मैं, डॉक्टर पे स्टे लगा, मगर मैंने केस। तो मेरा एक वो टर्निंग पॉइंट था जाके माई मदर एवेंचुअली डाइड फॉर मी आफ्टर 4 years बट आई वॉन्ट द केस। तो लोगों को भी मैं कहती हूँ कि ये बिकॉज हमारे यहाँ ये एवरीथिंग इट्स टेकन वेरी लाइटली। हम जो चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं हिप रिप्लेसमेंट्स में वगैरह भी, there's all business behind that and we need to talk about that and we need to address it. So my whole thing was that I need to fight this case. So it took me 4 years, and those 4 years, obviously, the pain could not go till finally the day I got the letter that you won the case. That is the day for me my mother was at rest. So that was a turning point for me. So yeah,
और दूसरे से फ़ायदा लेंगे उस चीज़ से जो Exactly. जिससे आप गुजरी। हम लोग अक्सर क्या ही कहते जाता है भाई अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी ये नहीं है कि आप उनको उसी दिन जाना था। हाँ। उनको उसी दिन वो she was born on the 25th of December and she always said कि I will die on the 25th of December and she died on the 25th of December. Yes. तो उनको उसी दिन जाना था, मगर इस तकलीफ से नहीं जाना था बस। किसी की कोताही उसकी वजह ना। एग्जैक्टली, और मैं नहीं चाहती कोई उस तकलीफ से जाए। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट बस ये था कि लोगों को अवेयर करूं इस चीज़ का कि यू नो कि देखिए लोगों को तो जाना होता है, उससे तो वी कांट फाइट दैट, बट इट्स अ प्रोसेस. The process should not be that tough. The process should not be so painful for everyone, for the patient and for you yourself. So I just tell these doctors कि you know इसको seriously लें. एक बेशक एक minor operation हो, you know it can change lives. It can change generations. बिल्कुल बिल्कुल. So that was something which was a big turning point in my life. So, wow. माँ बनने के बाद काम छोड़ दिया विन्नी। ये तो मैंने भी देखा है। बहुत बड़ा यू टर्न था भाई मेरे लिए। होए बहुत बड़ा यू टर्न था। इधर मैं थी कि मैं वर्कोहॉलिक, मैं काम करूँगी और मैं नहीं कभी शादी करूँगी और मैं नहीं कभी ये करूँगी और मैंने नहीं बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन जब मेरी बेटी, मुझे एहसास हुआ पहली दफ़ा, उस वक्त मेरी 40 साल उम्र थी एंड मैंने एक्सपीरियंस किया द मिरेकल ऑफ लाइफ। आई थिंक वो जो मेरे लिए यू टर्न, क्या वो तो मेरी दुनिया, जो पहले मैंने सोचा था 40 साल अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिसमें अब्बा भी गए, बड़े ज़िंदगी के बारे में सोचा, अचीवमेंट्स भी हुई कि फ्रॉम अपनी तरफ से फ्रॉम अ नोबडी टू जहाँ पे कि पूरा मुल्क मुझे पहचान रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं उस वक्त अपनी हाइट ऑफ माई करियर पे थी, सारे एड्स जो सब टॉप एड्स थे, सारे ड्रामे जो कर रही थी। उसके बाद जब मुझे एहसास हुआ कि ओह वाह, मैं अब एक क्रिएटर बन गई हूँ और मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि उस वक्त मैं लॉन भी कर रही थी एंड माशाल्लाह बहुत उसमें मुझे सक्सेस मिल रही थी। और उस ज़माने में अपना सोच के ओ गॉड मैं करोड़ों कमा रही हूँ, बट मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो तो सिर्फ पैसा है। ये सबसे बड़ी मेरी वो है अचीवमेंट है कि मेरी बेटी जब पहली दफ़ा, सो दैट मिरेकल ऑफ लाइफ, वो इनाया की वजह से द फर्स्ट टाइम जो मैं अल्लाह के करीब गई, जब मुझे दिल से एहसास हुआ। कि पहले तो बचपन में आपको सिखाते हैं, कुरान पढ़ा दिया, आपको सिखा दिया, अम्मा अब्बा ने थोड़ा सा आपको इस्लाम के बारे में बताया, बट ख़ुद को जब एहसास हुआ ना कि नहीं, देयर इज़ समथिंग बिगर देन मी, कि मुझसे क्या, किसी से भी सब कुछ, जो अल्लाह की जो कुदरत थी वो मुझे एहसास हुआ। तो वो मेरा सबसे बड़ा यू टर्न था। और सबसे पहले वो जो कहते ना दिल से जो मैंने किया, वो मेरा वो तो मैंने भी देखा। मैंने आपसे इतना कुछ सीखा एज पेरेंट। पेरेंटिंग अगर किसी को सीखनी है तो विन्नी से सीखिए। नहीं, और बहुत बड़ा लाइफ, वो एहसास और वो लाइफ टाइम ब्लेसिंग है। और ये लाइफ टाइम इम्तिहान भी है, बिकॉज देयर होल लाइफ यू लाइक यू नो, बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी को बढ़ा कर रहे हो टू फेस द वर्ल्ड, to lose the person eventually who's out there, yes, live their own life. लेकिन पता है it's a big thing. मुझे एक बड़ा ये रियलाइज़ हुआ, और आई थिंक ये मेरी बहन के जाने से मुझे ये रियलाइज़ हुआ। पहले मैं एक बड़ी खपती माँ थी कि मेरे अंदर अल्लाह तवक्कल नहीं था, कि मुझे लगता था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जैसे इसने कहा गिल्ट के साथ भी रहे, कि माँ की गिल्ट भी होती है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ने मुझे अगर ये चीज़ दी है ईशा के जाने के बाद, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो अल्लाह ने मुझे ये दी। और लेसन टू बी लर्न, कि हर चीज़ से आप सीखते भी हो। तो मैंने ये सीखा कि हर इंसान, हर बच्चा, हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। जो उन्होंने करना है ना, वो उन्होंने करना है। हम माँ बाप उनके ऊपर डाल देते, जैसे हमारे ऊपर डाला गया कि जो आपने ये करना है, आपने ये करना है, यू आर टोल्ड व्हाट टू डू ऑल योर लाइफ। कि आपकी जो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ होती है, जो आपकी जो अल्लाह की तरफ से होती है, वो हम बचपन से बच्चे के अंदर मार देते हैं ना, कि ये ना करो, ये ना करो, नो 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 कह कि जो अपनी एबिलिटीज़ होती हैं उसको हम मार देते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि नहीं, अल्लाह पे ही छोड़ना है। वो अपनी किस्मत लेकर आई है, जो उसने बनना है वो खुद बन जाएगी। मैं उसकी टेंशन ले लेकर उसकी ज़िंदगी अजाब में डाल दूँ, कि मैं उसको कह रही हूँ नहीं आपने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, यू कांट डू दैट। एज मेरी पेरेंटिंग की वो चीज़
मेरी बेटी उस वक्त मेरे ख्याल 8 साल की थी या 7 साल की थी। आई चेंज दैट आफ्टर ईशा लेफ्ट। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बहन ने जो करना था वो उसने वही किया। और उसकी यानी आपके यू टर्न के अंदर भी यू टर्न था। बिल्कुल यू टर्न के अंदर भी यू टर्न था। बिल्कुल तभी तो कह रही थी मेरी लाइफ तो चौरंगी है, जलेबी गोल गोल घूमती है। और जलेबी जो है, जो हम अगर रियलाइज कर लें कि वाकई जिंदगी एक जलेबी की तरह है, इसलिए कि पूरा दुनिया अल्लाह मियाँ ने जो यूनिवर्स बनाया वो है ही एक, वो गोल घूमना नहीं है, वो एक स्पाइरल है। तो आपकी अच्छी चीज भी आएगी, आप नीचे भी जाओगे, आप अच्छे भी आओगे। लेकिन अच्छाई ये है कि हम समझते थे कि पहले हम सिर्फ गोल घूम रहे हैं। हम गोल नहीं घूम रहे, वो हम आगे चल रहे हैं, हम मतलब कि वो कर रहे हैं। हम नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, वो फिर वाला ऊपर आएंगे। जमाना भी तो आएगा जी बिल्कुल है। और जो पहिया है हाँ। वो गोल सिर्फ नहीं घूम रहा, वो आगे भी आगे जा रहा है, घूम रहा है। अगर आप अपनी दुनिया भी देखें, अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि हम सूरज के इर्द गिर्द तो घूम रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम आगे स्पाइरल में चल रहा है। और इन दी एंड इससे बड़ा कंक्लूजन, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती इस शो के एंड। थैंक यू सो मच। आप It was a pleasure. Thank you so much. It's been such a wonderful show. बहुत मजा आया। Very informative actually. Exactly. Yeah. अल्लाह करे मतलब ऐसे ही इस topics प्रोग्राम होते के थ्रू 10 शुक्रगुजार लोग तो पैदा हो गए हो अल्लाह का इस प्रोग्राम को शुक्र देखने के बाद इंशाल्लाह। बेशक। बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को इन लाइफ एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।